10 ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और पछताए। और नंबर 1 की कहानी सुनकर तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। नंबर 10 पर आते हैं टॉम बड़क्कन जी, कांग्रेस के वो परम ज्ञानी प्रवक्ता जो टीवी चैनलों पर आधी रात को भी पार्टी का ऐसा बचाव करते थे जैसे खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हों। सोनिया गांधी जी के बेहद खास सिपाही सालार थे, लेकिन 2019 के चुनाव से ठीक पहले इनके अंदर की देशभक्ति अचानक जाग उठी। इन्होंने सोचा कि कांग्रेस का जहाज डगमगा रहा है, चलो बहती गंगा में हाथ धोया जाए। ये तुरंत बीजेपी में शामिल हो गए। सोचा था वहां जाते ही लाल बत्ती की गाड़ी और बड़ा सा मंत्रालय मिलेगा, लेकिन क्या मिला? राजनीतिक मोक्ष। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में टॉम बड़क्कन जी का वजूद ऐसा धुला कि आज भी टीवी डिबेट्स की बैक बेंच से भी गायब है। कांग्रेस में जो नेता हेडलाइन तय करता था वो बीजेपी में जाकर सिर्फ एक लाइन की खबर बनकर रह गया। इसे कहते हैं 24 जी गए थे 26 जी बनने और दुबे जी बनकर लौट आए। टीवी वाले चेहरे का यह हाल देखकर चौंकी मत। केंद्र सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय संभालने वाले साउथ के इस बड़े छत्रप की कहानी तो इससे भी ज्यादा मसालेदार है। आइए देखते हैं इनका क्या हश्र हुआ। नंबर 9 पर आते हैं जी.के. वासन जी, तमिलनाडु की राजनीति के वो बड़े खिलाड़ी जिनके पिता जी.के. मूपनाय जी का कांग्रेस में अलग ही सिक्का चलता था। यूपीए सरकार में वासन जी केंद्रीय जहाज रानी मंत्री बने। तमिलनाडु कांग्रेस के वो अघोषित सुल्तान थे, लेकिन 2014 में जैसे ही कांग्रेस की नाव डूबी, वासन जी ने सोचा कि खुद का आलीशान जहाज लॉन्च करते हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और पिता की पुरानी पार्टी तमिल मानिला कांग्रेस को दोबारा जिंदा किया। वासन जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि तमिलनाडु की जनता उनके नाम पर घी के दिए जलाएगी, लेकिन जनता ने ऐसा अंगूठा दिखाया कि लेने के देने पड़ गए। अपनी पार्टी अकेले चला नहीं पाए। हालत यह हो गई कि क्षेत्रीय पार्टियों के आगे 2-4 सीटों के लिए झोली फैलानी पड़ी। जिस नेता का दिल्ली में दरबार सस्ता था, आज वो दूसरों के रहमो करम पर टुकड़ों पर जी रहे हैं। इसे कहते हैं आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। साउथ का यह सुपर फ्लॉप ड्रामा तो कुछ भी नहीं है। अब जरा उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं, जहां गांधी परिवार की एक बेहद करीबी महिला नेता ने उड़ता तीर ऐसा पकड़ा कि उनका पूरा राजनीतिक साम्राज्य ही स्वाहा हो गया। नंबर 8 पर आती हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और गांधी परिवार के इतनी खास कि यूपी कांग्रेस में उनकी मां जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। 2016 में जब उन्हें लगा कि यूपी में कांग्रेस का बंटाधार होने वाला है, तो उन्होंने तुरंत पाला बदल लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। शुरुआत में लगा कि लॉटरी लग जाएगी, चुनाव जीती, योगी सरकार में मंत्री भी बनी, बाद में सांसद भी बन गई। लेकिन बीजेपी का एक सीधा नियम है, यहाँ क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा देखी जाती है। धीरे धीरे रीता बहुगुणा जोशी जी को मार्गदर्शक मंडल की कतार में धकेल दिया गया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा और पार्टी ने साफ ठेंगा दिखा दिया। कांग्रेस की वो सेनी जो पूरे सूबे का टिकट बांटती थी, बीजेपी में जाकर अपने बेटे के लिए एक अदद टिकट को तरस गई। बीजेपी में इसे ही कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। राजनीति में इसे ही कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। उत्तर प्रदेश की इस दुर्गति के बाद अब जरा पड़ोस के राज्य हरियाणा चलते हैं, जहां के एक बड़े जाट चौधरी साहब को लगा कि उनके बिना देश की संसद सूनी है, लेकिन अंत में उनकी ऐसी फजीहत हुई कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। नंबर 7 पर आते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, हरियाणा के दिग्गज जाट नेता और महान सर छोटू राम जी के पोते। कांग्रेस में उनका ऐसा जलवा था कि वे हमेशा मुख्यमंत्री पद के परमानेंट दावेदार रहते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से उनके 36 का आंकड़ा रहता था। 2014 में जब मोदी लहर आई तो चौधरी साहब ने सोचा कि कांग्रेस का हाथ छोड़ो और कमल का साथ पकड़ो, तभी बेड़ा पार होगा। वे बीजेपी में गए और केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन बीजेपी में एंटी जितनी ग्रैंड थी, विदाई उतनी ही खामोश रही। कुछ ही सालों में बीजेपी आलाकमान ने उन्हें और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। हालात इतने पतले हो गए कि 2024 आते आते अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए उन्हें वापस कांग्रेस का ही दरवाजा खटखटाना पड़ा। बीजेपी में जो चौधरी साहब बनकर गए थे, वापस कांग्रेस में एक आम फरियादी की तरह लौटे। सच ही कहा गया है, लौट के बुद्धू घर को आए। हरियाणा के जाट चौधरी की दुर्दशा देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन ठहरिए, अब चले उस राज्य में जहां नेताओं की उम्र ढल जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की खुजली कभी शांत नहीं होती। नंबर 6 पर आते हैं एस.एम. कृष्णा जी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और देश के पूर्व विदेश मंत्री। कांग्रेस पार्टी में इन्हें पलकों पर बिठा कर रखा गया था। जब देश की विदेश नीति तय करनी होती थी,
तो एस.एम. कृष्णा जी सूट बूट पहनकर सबसे आगे खड़े होते थे। लेकिन 2017 में 84 साल की उम्र में जब पैर कब्र में लटके होने चाहिए, तब इनके भीतर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग उठी। इन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है और बड़े गाजे बाजे के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। सबको लगा कि कर्नाटक में कोई बड़ा धमाका होगा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें ऐसा सम्मान दिया कि वे सीधे परमानेंट रिटायरमेंट होम में पहुंच गए। एस.एम. कृष्णा जी को ना तो कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली और ना ही कोई घास डाली गई। आसमान से टपके और खजूर पर अटके वाली कहावत इन पर बिल्कुल फिट बैठती है। कर्नाटक के इस बड़े बुजुर्ग का साइडलाइन होना तो बस झांकी है। अब सीधे पहाड़ों की वादियों में चलते हैं, जहां एक मुख्यमंत्री ने सरकार गिराने के लिए ऐसी गोटियां बिछाई कि खुद ही सहमत के खेल में ढेर हो गए। नंबर 5 पर आते हैं विजय बहुगुणा जी। दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बेटे। साल 2012 में कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत जी जैसे कद्दावर नेता को अंगूठा दिखाकर विजय बहुगुणा जी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन 2014 की केदारनाथ आपदा के बाद जब उन्हें नालायकी के कारण पद से हटाया गया, तो उनके भीतर का बागी जाग उठा। साल 2016 में उन्होंने हरीश रावत सरकार को गिराने के लिए अपने 9 साथी विधायकों के साथ मिलकर खुली बगावत कर दी और बीजेपी में शामिल हो गए। विजय बहुगुणा जी को लगा था कि बीजेपी उन्हें फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर उनकी आरती उतारेगी, लेकिन बीजेपी ने उनके बागी विधायकों को तो सेट कर दिया, पर खुद विजय बहुगुणा जी को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वे दोबारा कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी के आसपास भी नहीं भटक पाए। इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। पहाड़ों की बगावत के बाद अब नीचे उतरते हैं और चलते हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों की तरफ, जहां एक पूर्व IAS अधिकारी को लगा कि वो राजा है और प्रजा उसके पीछे भागेगी, लेकिन अंत में उनकी पूरी सल्तनत ही ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नंबर 4 पर आते हैं अजीत जोगी जी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री। नौकरशाह से राजनेता बने अजीत जोगी जी का छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऐसा एक छत्र राज था कि दिल्ली दरबार भी उनसे डरता था, लेकिन सूबे के बाकी नेताओं से उनकी ऐसी ठनी कि अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। साल 2016 में उन्होंने कांग्रेस को लात मार दी और अपनी नई पार्टी बनाई, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। अजीत जोगी जी को पूरा घमंड था कि उनका जो पर्सनल करिश्मा है, उसके दम पर वे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पानी पिला देंगे। 2018 के चुनावों में कुछ सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद उनकी पार्टी का वो हश्र हुआ कि नाम लेवा भी कोई नहीं बचा। अजीत जोगी जी के निधन के बाद तो हालात और भी बदतर हो गए। उनके परिवार को अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए वापस कांग्रेस में ही विलय की भीख मांगनी पड़ी। इसे कहते हैं अपनी कब्र खुद खोदना। छत्तीसगढ़ के इस चाणक्य का अंत देखकर आपकी रूह कांप गई होगी, लेकिन रुके, अब हम टॉप 3 में एंट्री कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की टीम को खुली चुनौती देने वाले इस राष्ट्रीय संकट मुझक्का हाल देखकर तो आप लोटपोट हो जाएंगे। नंबर 3 पर आते हैं गुलाम नबी आजाद जी। इंदिरा गांधी जी के जमाने से लेकर सोनिया गांधी जी के दौर तक पूरे 50 साल तक गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस के सबसे बड़े राष्ट्रीय चेहरों में से एक थे। जब भी पार्टी पर कोई संकट आता, आजाद जी को आगे किया जाता था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर उनका रुतबा किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं था। लेकिन 2022 में राहुल गांधी जी की नई टीम से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस से 50 साल पुराना नाता ऐसे तोड़ा जैसे कोई कच्चा धागा हो। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। आजाद जी को लगा था कि कश्मीर की जनता उनके 50 साल के अनुभव को देखकर वोटों की बारिश कर देगी, लेकिन जब चुनाव हुए तो जनता ने उनकी पार्टी को ऐसी पटकनी दी कि चारों खाने चित हो गए। हालात यह हो गई कि उनके सबसे करीबी साथी एक एक करके वापस कांग्रेस में भाग गए। जो नेता दिल्ली के लुटियंस जोन में बैठकर देश की राजनीति चलाता था, आज वो कश्मीर की वादियों में अपने वजूद तलाश रहा है। इसे कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कश्मीर के इस सन्नाटे के बाद अब चलते हैं पंजाब, जहां के महान महाराजा को लगा कि वे पार्टी से भी बड़े भगवान हैं, लेकिन पंजाब की जनता ने क्लाइमैक्स में ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि सब देखते रह गए। नंबर 2 पर आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। पंजाब की राजनीति के असली सिकंदर, 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन साहब का कांग्रेस में वो रुतबा था कि आलाकमान भी उनसे बात करने से पहले 2 बार सोचता था। पंजाब का मतलब ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जी होता था। लेकिन 2021 में नवजोत सिंह सिद्धू जी के साथ हुए विवाद में जब आलाकमान ने सिद्धू जी का साथ दिया तो कैप्टन साहब का ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने भरे मन से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, पंजाब लोक कांग्रेस।
उन्हें लगा कि पंजाब के लोग महाराजा के पीछे आंख बंद करके चलेंगे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में पंजाब की जनता ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि वे खुद अपनी ही पारंपरिक पटियाला सीट से हार गए। उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। बाद में वे बीजेपी में शामिल तो हो गए, लेकिन आज पंजाब की मुख्यधारा की राजनीति से वे पूरी तरह गायब हैं। जो महाराजा कभी हुक्म चलाता था, आज वो दिल्ली के फैसलों का इंतजार करता है। इसे कहते हैं गए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। पंजाब के महाराजा का यह हश्र देखकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 का, भारतीय राजनीति का वो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक उदाहरण, जिसे देखकर आज के बड़े बड़े बागी नेताओं की भी पैंट ढीली हो जाती है। नंबर 1 पर आते हैं एन डी तिवारी जी और अर्जुन सिंह जी। यह नाम आज के हर उस छोटे भैया नेता को याद रखना चाहिए जिसे लगता है कि वो पार्टी से बड़ा है। 1995 की बात है, जब देश के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे एन डी तिवारी जी और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह जी कांग्रेस के 2 सबसे मजबूत स्तंभ थे। इन दोनों को लगा कि गांधी परिवार के बिना नरसिम्हा राव जी पार्टी को सही से नहीं चला रहे हैं। इन दोनों दिग्गजों ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत कर दी। इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी, और इन दोनों महारथियों को पूरा घमंड था कि कांग्रेस का असली कैडर और देश की जनता उनके साथ जाएगी। उन्होंने बाकायदा गांधी परिवार का नाम और फोटो भी इस्तेमाल की। लेकिन जब 1996 के लोकसभा चुनाव हुए तो देश की जनता ने इस नई पार्टी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। कूदा पहाड़ और निकली चूहिया। इन दोनों महादिग्गजों को समझ आ गया कि जनता व्यक्ति को नहीं, कांग्रेस के हाथ के पंजे को वोट देती है। आखिरकार घुटने टेक कर इन दोनों को वापस कांग्रेस में ही शामिल होना पड़ा, लेकिन तब तक इनका वो पुराना सुनहरा दौर, रुतबा और साख हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। यह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सबक है कि 100 सुनार की एक लोहार की। ब्रांड हमेशा बड़ा होता है, शोर बचाने वाले नेता नहीं।